जैन स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बेटा? आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं बेटा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज क्वेश्चंस। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम पार्ट्स में करेंगे बेटा, ऐसे 3 और 4 पार्ट्स वी विल ट्राई टू कवर इट, बिकॉज हम एक लेसन में और एक लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर सकते हैं। और वी आर ट्राइंग टू टेक द मिसलिनियस क्वेश्चंस। वैसे ऐसा कोई पावर नहीं है बेटा वर्ल्ड में जो आपको ये बता सकती है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट आई हैव ट्राई टू कंपाइल द क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है कि आपके एमएनएस के पेपर में आने की उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है ना। प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा अगर हम चले तो मुझे लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So let's start with this. Today we are going to do near about 50 questions. आज हम 50 MCQs ऐसे करेंगे बेटा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके एमएनएस और एसएससी इस तरह के पेपर में, और जिसके मतलब आप समझ सकते हो कि आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हो तो होपफुली अगर ये आपके पेपर में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। ओके, अगर हम इंडियन पोस्टल की पोस्ट की बात करें बेटा तो ये 1854 से एक रेगुलराइज वे में स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज इसकी हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है, कंपनी मेल से 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प की बात करते हैं तो बेटा 1852 में सिंधी स्टेट में पहली पोस्टेज ये जो स्टैम्प है ये इंट्रोड्यूस करी थी वहां के कमिश्नर ने। ठीक है, बट उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बाद में आपका जो था वो 1 अक्टूबर 1854 से ये जो पोस्टल स्टैम्प्स है इनको सेल के लिए जो था, मतलब सेल मींस आप लगा के जो है वो अपने लिफाफे के बाहर लगा के आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये एक्चुअली किसने स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड डेलहौजी। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बच्चे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स was first applied to which princely state, मतलब कौन से प्रिंसली स्टेट में ये सबसे पहले अप्लाई हुई थी। अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की भी बात करें बेटा तो इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियरली अबाउट 1848 से लेके 1856 के बीच में यूज करी थी टू एनेक्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन की जो स्टेट्स थी, जो हमारे यहाँ के रजवाड़े राजा महाराजा होते थे, उनकी स्टेट्स को हथियाने के लिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहौजी ने स्टार्ट करी थी बेटा। ठीक है, और वो 1848 से लेके 1856 के बीच में ये टाइम पीरियड था। डैश वॉज द इंग्लिश स्टेटमैन एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857। सबसे पहले तो बेटा एक बात याद रखो कि 1857 जो था दैट इज फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर थी वो हमारी कंट्री की। ठीक है, 1857 में आपने इसको याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन ये है आपका कि उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे। मैंने भी आपको पीछे बताया कि लॉर्ड डेलहौजी ने जो पॉलिसी अपनाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसकी वजह से बहुत अनरेस्ट हो चुका था इंडियन लोगों के, खासकर जो हमारे यहाँ के राजा थे उनके मन में, मतलब कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। और उनके जाते ही जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए, हु वाज दैट? ही वाज लॉर्ड कैनिन। ठीक है, लॉर्ड कैनिन बेटा जो थे वो यहाँ पे आए और इनके आते ही क्या हुआ, सबसे पहले कि लोग वैसे ही अनरेस्ट में थे तो इनके आते ही पहला जो था ये 1857 का रिवोल्ट हो गया। ठीक है, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पूरा बदल गया। अब इंडिया का जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं गया, डायरेक्टली इट वाज इन द हैंड्स ऑफ क्राउन। वो डायरेक्टली क्राउन के हाथ में आ गया था बेटा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिन ही आपकी कंट्री के लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन थे और सी गोपालाचारी जो थे वो इंडियन थे। बट इंडिपेंडेंस से पहले ये जो आपके लॉर्ड कैनिन थे, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आपका बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आपका 5th क्वेश्चन है बेटा कि विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है बेटा, ये आपके जो मुस्लिम लीग के कहने पे, जिन्ना के कहने पे जो था वो स्टार्ट किया गया था।
ठीक है ना, डायरेक्ट इसको एक्चुअली में कम्युनल राइट्स भी बोलते हैं, इसको कलकत्ता किलिंग के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ये था कि पाकिस्तान की डिमांड शायद ना मानी जाए, तो इन्होंने मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए, तो एक कम्युनल राइट पूरी कंट्री में एक तरह से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो एक्चुअली में इसकी डेट थी 16 अगस्त 1946। ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनल राइट, कलकत्ता किलिंग, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पे इसको किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड पास द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन इन 1920। द सेशन वाज हेल्ड, कि सेशन जो था बेटा वो कहां पे हुआ था, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सेशन जो है वो कलकत्ता में पास हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में ये सेशन पास हुआ था, और बाद में इसको दिसंबर में कौन से प्लेस पे, इट वाज अडॉप्टेड इन नागपुर। ठीक है ना, नागपुर सेशन हुआ था दिसंबर में, वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके बेटा ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि गांधी जी ने, उनकी एक बुक थी हिंद स्वराज, उसमें लिखा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में तभी सक्सेसफुल है, वाई, बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम। अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो इंडिया में बहुत टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन एंड ओपन एट द सूरत सेशन इन विच ईयर। मतलब कांग्रेस जो थे ना बेटा, कांग्रेस, इसमें दो तरह के लीडर्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे। ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बारे में हम हिस्ट्री क्लास में पूरा पढ़ेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, मॉडरेट कौन थे, बट इतना आप समझ लो कि एक्सट्रीमिस्ट जो कि बिलीव नहीं करते थे कि आपको पिटीशंस देनी है या आपको स्लोगन शाउट करने हैं, और वो बिलीव करते थे रेवोल्यूशनरी वेज में कि अपनी बात को रेवोल्यूशनरी तरीके से बोलना चाहिए। मॉडरेट यू बिलीव इन अ पीसफुल वेज ऑफ एजिटेटिंग ब्रिटिशर्स, इतना सा डिफरेंस है। तो दोनों में सेपरेशन, दो ग्रुप बन गए थे कांग्रेस के। सूरत अधिवेशन हुआ था बेटा ये 1907 में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फाउंडेशन इन 1920, एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उन्होंने डिप्रेस क्लासेस की थी। इसी के बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को भी रखा। कम्युनल अवार्ड्स में भी इन्होंने अपना एक इंटरेस्ट शो किया था। ठीक है, बाद में इसके ऊपर भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि गांधी जी के बोलने पे उन्होंने अपनी डिमांड को लीव किया और रिजर्वेशन को अडॉप्ट किया। तो एक्चुअली में इट वाज सेटअप बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट बेटा 1942 में हुआ था, और उस टाइम में हमारी कंट्री के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड लिंग लिथगो। ठीक है ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम जानते हैं, बिकॉज आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत तरह के प्रलोभन इंडियन लीडर्स को देने शुरू कर दिए थे, बट इंडियन लीडर्स अब इस डिमांड के ऊपर थे कि आपको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, तो इट वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और वॉइसरॉय आपके ये थे। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का जो स्लोगन है वो भी इसी टाइम पे गांधी जी ने जो था वो दिया था बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ठीक है, तो इनमें से पहली फैक्ट्री उन्होंने कहां सेटअप की थी बेटा, उन्होंने पहली फैक्ट्री सेटअप करी थी सूरत में इन 1613। कब करी थी, 1613 में। आपको पता है 1600 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद वो इंडिया में आई थी 1907 में। विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में आए थे, लेकिन वो ट्रेड कंसेशन नहीं ले पाए थे। उसके बाद 1612 में एक थॉमस बेस्ट थे। ठीक है ना, थॉमस बेस्ट, उन्होंने पोर्तुगीज को सूरत वाला जो आपका है पोर्ट है उसके पास में, उनकी तीन शिप्स थी, उनको हरा दिया था। पोर्तुगीज को हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है ना, थॉमस बेस्ट ने, जिसकी वजह से जहांगीर इनसे बहुत इंप्रेस हुए थे और इनको बोल दिया था कि आप अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में सेटअप कर सकते हैं 1613 में। बट जहांगीर को कहाँ पता था कि उसके बाद ये पूरे हमारे देश को पूरा का पूरा ही खा जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा,
द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वॉज, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया है. वी ऑल नो दैट इट वॉज वास्को डिगामा इन 1498. ठीक है, 1498 में वो कालीकट के जो पोर्ट है वहां पे पहुंचे थे. ठीक है, तो पोर्तुगल से बेटा जिन्होंने पहला इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर करा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. अभी हमने पीछे डिस्कस किया ना कि ये जो आपके मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दो ग्रुप्स थे. एक रेवोल्यूशनरी वेज में बिलीव करते थे, मॉडरेट पीसफुल वेज में बिलीव करते थे. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बाल गंगाधर तिलक. वैसे ये तीन थे, बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता है. ये एक्सट्रीमिस्ट ही थे और इन्होंने रेवोल्यूशनरी मेथड्स को अडॉप्ट करना ज्यादा पीसफुल समझा इंस्टेड ऑफ द पीसफुल मेथड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा कि व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड मतलब वाइस राय टू प्रोव. कि हंटर कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था वाइस राय से क्या चीज को प्रोव या जांच पड़ताल करने के लिए. हंटर कमीशन बेटा एक बहुत पहले भी आया था, नियर अबाउट इन 1882. ठीक है, ये जो 1882 का हंटर कमीशन था दैट वाज फॉर द एजुकेशन. वो एजुकेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए आया था. बट ये जो हम हंटर कमीशन की वॉइस राय की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली दैट वाज फॉर द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. जलियांवाला बाग आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को बेटा ये हुआ था. ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में जलियांवाले बाग में जनरल डायर का क्या रोल था या उसको वैसा करना चाहिए था, उसकी पूरी सब चीजों को देखने के लिए ये हंटर कमीशन जो था वो सेटअप हुआ था. ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुत्र. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. द परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय. ठीक है, सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए आपको कि परमानेंट सेटलमेंट क्या थी. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जमींदारों के साथ में टैक्स को परमानेंटली उन्होंने सेटल कर लिया था. इतना रेवेन्यू आपको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. ठीक है, नियर अबाउट 1793 में. और ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कहां पे हुआ था, बंगाल में. ये भी क्वेश्चन आता है कि वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस. इट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल इन 1793. और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था बेटा, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. तो एक ही क्वेश्चन के से आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा वो बहुत इजीली निकल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. बाणा भट्टा वॉज एन संस्कृत स्कॉलर एंड द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर. कि जो बाणा भट्टा थे वो इसमें से किसके एक संस्कृत स्कॉलर और कोर्ट पोएट थे, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा हर्षवर्धना. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि आपकी बायोग्राफी ऑफ हर्ष चरित्रा मतलब हर्ष की बायोग्राफी लिखी है नेम्ड एज अ हर्ष चरित्रा. कदम्बरी इन्होंने एक बुक मतलब लिखी है. तो इन दिस वे कि बाणा भट्टा जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे. वैसे भी बेटा आपको एमएनएस के पेपर में ये जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट स्कॉलर्स इनके जो वर्क्स है वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले तो बेटा आपने ये याद रखना है कि उपनिषदा में से लिया गया है. ठीक है ना, और कौन से उपनिषदा में से लिया गया है बेटा, दैट इट वॉज टेकन फ्रॉम द मुंडका. ठीक है, इट वॉज टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद. क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उपनिषद में से लिया है, कौन से उपनिषद में से लिया है, मुंडका उपनिषद में से बेटा ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम. Where has the world's largest monolithic statue of Buddha been installed? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये हुसैन सागर लेक है इन हैदराबाद. ठीक है, वहां पे रॉक ऑफ जिब्राल्टर पे ये मोनोलिथिक क्या होता है बेटा, अ सिंगल रॉक का जो हम उसको बोलते हैं मोनोलिथिक स्टैच्यू, मतलब एक सिंगल रॉक को कार्व करके जो स्टैच्यू बनाया जाता है. तो वो हुसैन सागर हैदराबाद में रॉक ऑफ जिब्राल्टर के बीच में ये इंस्टॉल है. क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट. ठीक है, वैसे जातक कथाएं भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है बट बुद्धिस्ट की जो राइटिंग्स हैं, जो उनकी सेक्रेड स्पिरिचुअल राइटिंग्स हैं, उनको एक्चुअली में किस में रखा जाता है बेटा, त्रिपिटिका में. ठीक है, त्रिपिटिका एक उनका आप बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचिंग्स और जो भी उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा इसमें लिखा जाता है पुत्र, रखा जाता है पुत्र.
ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 की अचीवमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर आर रिकॉर्डेड इन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मतलब किस रूलर के जो वर्क है वो ये इंस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं। तो द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता हु इज ऑल्सो नोन एज ए नेपोलियन ऑफ इंडियन, उसके जो वर्क्स है उसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। इसको एक और नाम से जानते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रस्ती। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, प्रयाग प्रस्ती, और एक जो है इसको आपके जो है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20। महाबलीपुरम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ विच रूलर्स। वो कौन से रूलर्स के इंटरेस्ट को रिवील करती है बेटा? तो वो रिवील करती है पल्लवास के। ठीक है ना, पल्लवास जो रूलर्स थे उन्होंने 3rd सेंचुरी सीई, सी मीन्स कॉमन एरा, टू 7th सेंचुरी मतलब 7th सी तक, इसमें इस पूरे जो आपके अपने उसमें जिनका रूल था उस टाइम में उन्होंने बहुत ही आर्किटेक्चरल वर्क जो है वो बहुत किया। ठीक है, तो स्पेशली महाबलीपुरम जो है वो पल्लवास के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बताता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ द वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर आपको पता है ना, 1 किलो में कितने ग्राम होने चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, इन सब के बारे में वो अवेयर थे। तो ये प्रूव हमें कहाँ की सील्स देख के होता है, कहाँ हमें ऐसे सील मिली है, सो दैट इज इन हड़प्पा। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, बेटा हम क्लास में इसको बड़े अच्छे से करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या चीजें मिली हैं और वो क्या चीज को डिपिक्ट करती हैं। तो आपने याद रखना है कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हड़प्पा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के मतलब जो आप बोलते हैं प्रचार के लिए कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया सबसे ज्यादा? तो वो पाली लैंग्वेज है बेटा। ठीक है ना, वेयर एज जो पाली लैंग्वेज है वो वन ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज की ही फैमिली है। प्राकृत लैंग्वेज के आगे जो सब लैंग्वेजेस बन जाती है ना, उनमें से वो एक आपकी पाली लैंग्वेज जो है वो है बेटा। ठीक है ना, और देखा जाए तो आपकी ये जितनी भी आपकी आर्यंस जो आए थे उस टाइम पे, लोकल पीपल ही सारी लैंग्वेजेस को बोलते थे। तो बुद्धिस्ट लोगों ने बुद्धिज्म में पाली लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ओके, 23rd क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हड़प्पन सील। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द करेक्ट आंसर इज टेराकोटा। ये टेराकोटा क्या था बेटा? पकी हुई मिट्टी बेसिकली। ठीक है, शाइनिंग, कभी इसमें शाइन होती थी कभी नहीं होती थी, बट वो पकी हुई होती थी, जैसे हमारी ईंटें होती हैं तो उसमें वो कोई भी सील बनाते थे कच्ची मिट्टी पे, इसको पकाते थे उनकी वो एक टेराकोटा उसको बोलते थे। ठीक है, तो उनकी सील जो थी वो इसकी हुआ करती थी बेटा। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन जो है वो बुद्धा का मतलब उनका बर्थ भी हुआ था बेटा। ही गॉट एनलाइटनमेंट। ठीक है, उनको एक पूर्ण ज्ञान की भी मतलब एक नॉलेज हुआ था। ठीक है, और बुद्धा एक्चुअली में इनका निर्वाण भी मतलब इनको जो बोलते हैं कि आप जो इनको एक अवतार इनका हो गया था और इनको मुक्ति मिल गई थी, वो भी इनकी डेथ भी इसी दिन हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेट बाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रेट बाथ बहुत ही बेस्ट नोन स्ट्रक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ पे मिला है बेटा? तो वेयर वी फाउंड दैट इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध एरिया है पाकिस्तान का, उस एरिया को वहां पे ये मोहनजोदड़ो प्लेस है। ठीक है, और यहीं पे जो है वो ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ जो थे आप बोल सकते हो कि एक तरह से इनके जो थे वो एक वाटर टैंक हुआ करते थे उस टाइम के। ठीक है, और स्टेयर्स भी हुआ करते थे, तो बहुत ही वंडरफुल ये ग्रेट बाथ जो थे वो बने हुए थे। मोहनजोदड़ो का भी एक लिटरल मीनिंग होता है कि द माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट देखो कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स was the name attributed to, मतलब ये सारे के सारे ट्रैवलर्स थे बेटा। ठीक है, तो इनमें से कौन से ट्रैवलर्स को जो है वो क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं उन सब के वो प्रिंस है। तो बेसिकली ये बोला जाता है ह्यूंग सांग को। ह्यूंग सांग जो थे ही वॉज ए ग्रेट
बुद्धिस्ट स्कॉलर। वो नियर अबाउट 7th सेंचुरी में बेटा, ठीक है ना, इंडिया में आए थे और यहाँ के जो रूलर्स थे उनको स्टडी किया, वो पूरे बुद्धिज्म को उन्होंने पूरा स्टडी किया, जो भी यहाँ पे रिचुअल कस्टम्स जो होते थे। तो हमें इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज इनकी राइटिंग से भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन्ड अबाउट द कैजुअलिटीज ऑफ कलिंगा वॉर डिक्लेयर्ड द रियूनिसिनेशन ऑफ वॉर। मतलब कौन से ऐसे रॉक में अशोका ने ये मेंशन किया कि कलिंगा वॉर्स में मतलब बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं और वो बहुत ही ज्यादा है, जितना वो मतलब उसका दिल भी नहीं उतना संभाल सकता है अपने अंदर, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड टू रियूनिसिनेट, मतलब वो वॉर को छोड़ देगा, लड़ाई को छोड़ देगा। तो ये कलिंगा वॉर ये कौन से रॉक एडिक्ट में है? दिस इज द 13 रॉक एडिक्ट, ठीक है, उसमें ये बोला गया है। और ये कलिंगा जो है प्रेजेंट डे उड़ीसा को उस टाइम में कलिंगा बोला जाता था बेटा। कलिंगा वॉर जो थी वो 261 बीसी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद ही अशोका ने जो वॉर को रियूनिसिनेट कर दिया था, छोड़ दिया था। इसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि कहते हैं कि कलिंगा वॉर में, वैसे वॉर में आपको हमेशा पता है कि मेल तो मरते हैं क्योंकि वो लड़ने जाते हैं, बट कलिंगा वॉर में इतनी कैजुअलिटीज हुई थी कि फीमेल्स और बच्चे और इवन जानवर उनको भी मार दिया गया था। तो वो देख के मतलब अशोका का हार्ट बिल्कुल बदल गया था। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उसने अपने बच्चों को भी बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए ही, फिर दैट इज वाई मॉडर्न डायनेस्टी उसके बाद धीरे धीरे वीक होने भी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो रूलर वॉर को नहीं अपनाता बेटा वो धीरे धीरे वीक तो हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद 28 क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका पाणिनि, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। इसने अष्टाध्यायी जो बुक लिखी है, दैट इज अ वेरी फेमस संस्कृत लैंग्वेज बुक, और उसमें बहुत नॉलेज और सीखने को मिलता है बेटा उस बुक में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द समुद्रगुप्ता एंड इंडियन नेपोलियन। अभी मैंने आपको पीछे बोला कि नेपोलियन वाज अ पर्सन, यू नो कि ही यूज्ड टू बिलीव कि उसने पूरी मतलब जीतना है ना पूरे। अब पता है नेपोलियन की फोर्सेस को हराना भी इतना आसान नहीं था। बैटल ऑफ वाटरलू में कितनी मुश्किल से उसको 1815 में, वो भी कितनी सारी कंट्रीज को, यूके, ऑस्ट्रिया, इन सब ने, पर्शिया ने मिलके उसको हराया था। तो समुद्रगुप्त को भी हराना बहुत मुश्किल था। इट वॉज सेड बाय एवी स्मिथ ने। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30 कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द चोला पीरियड। चोला पीरियड की इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रॉन्ज इमेज किसकी मिली है? क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज नटराज, ठीक है, नटराजा की मिली है, विच इज ऑल्सो नोन एज डिवाइन डांस, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? डिवाइन डांस, ठीक है, मतलब वो जो एक गॉड डांसिंग, मतलब डांस के गॉड की तरह। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर चेनाब नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में रिवर चेनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता था बेटा, और चेनाब रिवर को भी चंद्र और भागा नाम से जाना जाता है, बिकॉज ये दो स्ट्रीम्स है, चंद्र और भागा, जो मिलके चेनाब की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा गॉट द एनलाइटनमेंट। कि कौन से रिवर के साइड में महावीरा जैना को जो थी मतलब ये एक एनलाइटनमेंट मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिजुपल्लिका रिवर, ठीक है, द राइट आंसर इज रिजुपल्लिका रिवर। 12 साल तक इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत पश्चाताप किया, अपनी बॉडी को टॉर्चर किया, ठीक है। और व्हेन ही वाज एज ऑफ 43 तो उनको वो एक एनलाइटनमेंट, जिसको हम परम ज्ञान बोलते हैं, उसकी प्राप्ति हुई। ओके, उसके बाद 33 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैज बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स। एंड द राइट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां को बेटा प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है। आपको पता है रेड फोर्ट, ताजमहल, कितनी ऐसी उन्होंने बिल्डिंग्स जो है बेटा वो बनाई है, और आर्किटेक्चर जो था उनका एक तरह से बहुत उनका इंटरेस्ट था। तो दैट इज व्हाई इज नोन एज अ प्रिंस ऑफ बिल्डर, शाहजहां। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। 34th क्वेश्चन देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू द चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो उनसे रिलेट करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका है आईहोल, ठीक है, इट इज इन कर्नाटका। कहाँ पे बेटा? ये कर्नाटका। और आईहोल को ही क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर।
ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज नोन एज अ क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। दैट इज रिलेटेड विद द चालुक्य किंग पुलकेशन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35 है, चरक वॉज ऑल्सो नोन एज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ होम। इनमें से किसका कोर्ट फिजिशियन था चरक? चरक वॉज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्का। ये क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। तो चरका को, नॉट कनिष्का को, चरक को, ठीक है ना, बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी बेटा बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 क्वेश्चन देखो, गांधारा स्टाइल। वैसे ये गांधारा स्टाइल जिसमें बहुत सारे जो आपके बुद्धिस्ट स्तूपास और बिल्डिंग्स काफी बनी हुई है, जो कुशाना रूलर्स के पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। और कनिष्का ने इसमें बहुत ज्यादा वर्क किया है। तो एक्चुअली में वो इनमें से कौन से स्टाइल में है? तो दैट इज द इंडो ग्रीक स्टाइल, ठीक है। दिस इज नोन एज ए इंडो ग्रीक स्टाइल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो 37th क्वेश्चन, विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। आपको पता ही है जो कैलाश टेम्पल है दैट इज द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल, ठीक है। सबसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है। तो ये एक्चुअली राष्ट्रकूटा किंग्स ने बनाया था। आपके लिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और कृष्णा वन ने इसको बनाया था बेटा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, who is called as the second Ashoka as the work for preaching the Buddhism। मैं कौन से रूलर को सेकंड अशोका के नाम से जानते हैं बेटा? तो द रूलर इज कनिष्का। कनिष्का वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म और इन्होंने ही आपके जो इसकी फोर्थ काउंसिल थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाई थी। इसके अलावा वर्ल्ड में, चाइना में, बहुत सारी कंट्रीज में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में कनिष्का का बहुत बड़ा रोल है। सो बिकॉज ऑफ हिज लव टुवर्ड्स द बुद्धिज्म ही इज नोन एज द सेकेंड अशोका ऑफ, मतलब कि इन प्रीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी, द ग्रेट रोमांटिक नोवेल ऑफ द संस्कृत। की कादम्बरी जो थी वो किसने लिखी थी बेटा? तो दैट इज रिटन बाय बाणा भट्टा। मैंने अभी आपको पीछे बताया, ऐसे बुक्स, एंशिएंट बुक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो बच्चे भूलना नहीं है, ठीक है। क्लास में हम सभी करेंगे। नेक्स्ट देखो 40th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में से जो टेरिकोटा सील मिली है उसमें से कौन सा इनमें से एनिमल जो है वो मिसिंग है? एंड द वेरी स्ट्रेंज काउ, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी सील में या कहीं पे भी काउ के डोमेस्टिकेट करने के सिंबल्स जो है वो बहुत नहीं मिले हैं, ठीक है। रेयर है कि कहीं मिले, अदरवाइज वो नहीं मिले। तो काउ जो है दैट इज मिसिंग। 41st क्वेश्चन देखो कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडस साइट विद द आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लोथल। लोथल जो है बेटा, इसमें याद रखना आपने कि लोथल में आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है और शोर से थोड़ा दूर मिला है और पकी हुई ईंटों से बनाया गया, ठीक है ना। सो दैट अगर उसको बिल्कुल शोर के पास करेंगे तो वहां पे मिट्टी जमा होने की वजह से वो खराब हो सकता है। तो ये एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजिकली बनाया हुआ डॉकयार्ड था, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज हेल्ड एज अ गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है धनवंतरी। धनवंतरी जो है वो बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ओशन ऑफ मिल्क में से ये प्रकट हुए थे, ठीक है ना। और इनकी जो वर्शिप करते हैं वो कई तरह के बीमारियों से, इनसे जो है वो बचे रहते हैं। दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज अ गॉड ऑफ मेडिसिन। इनको गॉड ऑफ मेडिसिन भी कंसीडर करते हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेटा, उन्होंने धन्वंतरी त्रयोदशी वाला जो दिन है उसको नेशनल आयुर्वेदिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया हुआ, ठीक है। धन्वंतरी त्रयोदशी वाला जो दिन होता है वो नेशनल आयुर्वेदिक डे के रूप में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। हमें लगता है कि पता नहीं फर्स्ट किंग कौन होंगे बेटा जिन्होंने ये गोल्ड कॉइन्स इशू कर रखे होंगे, लेकिन ये फर्स्ट हो सकता है गुप्ताज हो, मौर्यस हो, बट ऐसा नहीं है। ये इंडो ग्रीक किंग्स से बेटा, इन्होंने 270 BC, ठीक है। BC जिसको अभी हम कैसे पढ़ते हैं? BCE,
ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा, पहले इसको बीसी बोलते थे, अभी बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो ये इंडो ग्रीक्स ने बेटा सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो थे ये इशू करे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, महात्मा गांधी मेक द यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, कि कौन से मूवमेंट में उन्होंने भूख हड़ताल को वेपन यूज किया था? दैट वाज बेटा अहमदाबाद स्ट्राइक इन 1918। ये अहमदाबाद में जो वहां के वर्कर्स थे और का मतलब जो वहां के मिल ओनर्स थे उनके साथ क्लैशेस थे फॉरवर्ड फॉर द वेज इंक्रीज और उनके वर्किंग आवर्स को लेके, तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था जिसमें कि उनकी बात मानी गई थी। ये एक सक्सेसफुल वेंचर था जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक को यूज किया था बेटा, और वो उसमें सक्सेसफुल रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th क्वेश्चन कि 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। अब आपको लगेगा कि 26 जनवरी, लेकिन 1930 को, एक्चुअली 1929 को बेटा कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है ना, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, और वहां पे नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। उस रेजोल्यूशन को बोलते हैं फुल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एट द टाइम इट वाज डिसाइडेड कि 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे, है ना। इसलिए हमने इस डेट की इंपॉर्टेंस को रखने के लिए ही 26 जनवरी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो चुका था, बन चुका था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो 46 क्वेश्चन, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज द स्पीच विच इज गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन मिडनाइट 14 और 15, मतलब जब आपकी आजादी हमें मिली थी तो उन्होंने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब पूरा वर्ल्ड सो रहा होगा, इंडिया जागेगा। वाई? बिकॉज इंडिया इज गेटिंग फ्रीडम। ओके, इस स्पीच को स्पेशली नाम दिया गया था ट्राइस विद डेस्टिनी, डेस्टिनी के साथ मीटिंग। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 47th क्वेश्चन देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी कंपोज द फेमस रेवोल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये एक्चुअली में किसने कंपोज किया था? दिस इज कंपोज बाय द राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको क्यों कंपोज किया था बेटा? टू जस्ट टू मोटिवेट द यूथ, है ना, यूथ में वो एक नेशनलिज्म को भरने के लिए ये सॉन्ग, और आपको पता अभी भी इसको गाया जाता है तो कितना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सुनने के बाद। ओके, 48 क्वेश्चन देखो कि साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन द फरवरी 1928 was boycotted because साइमन कमीशन इंडिया आया था बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को उसके जितनी भी मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें चेंजेस सजेस्ट करने के लिए 1919 में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि इसका रिवोल्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इस टाइम में ऑल द मेंबर्स वर द इंग्लिश मैन, इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो इंग्लिश थे। देयर वर नो इंडियन मेंबर इन दिस, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था बेटा, इसलिए इसका बहुत रिवोल्ट हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो साइमन कमीशन के मेंबर थे इसमें एक एटली भी मेंबर थे हु वाज फ्रॉम द आपके जो एक लेबर पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी थे, वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे बेटा। ठीक है ना, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो क्लीमेंट एटली ही उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जब वो साइमन कमीशन के एक मेंबर थे, इसलिए इसको बाइकआउट किया गया था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जबकि ये इंडिया के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो नेक्स्ट एक्ट आना था उसमें चेंजेस सजेस्ट करने के लिए आए थे, तो ये डिमांड थी कि इसमें इंडियन मेंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, गो बैक साइमन, और लाला लाजपत राय के सर में चोट लगने की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने भी, लाला लाजपत राय की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि मतलब मेरे कॉफिन पे लगी हुई जो नेल है वो ब्रिटिश राज का मतलब को खत्म करने का पहला एक जो है वार है, मतलब आप समझ सकते हो। तो इट वाज अ ग्रेट कोटेशन विच इज गिवन बाय द लाला लाजपत राय ऑन दिस। 49th क्वेश्चन देखो, मोहनदास करमचंद गांधी was called the महात्मा by which of the following personality, कि महात्मा का नाम उनको किसने दिया था? एक्चुअली महात्मा का नाम उनको दिया था, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन 1915 में। और जिसके बदले में महात्मा गांधी ने टैगोर को किसका नाम दिया था बेटा?
गुरुदेव का, ठीक है, गुरुदेव। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव गांधी जी ने बोला था और गांधी जी को महात्मा का नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, 50th क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ, मतलब उन्होंने कौन सी पार्टी फाउंड की थी? द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय द चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू in 1923. Why? Because these two leaders were not satisfied with the steps taken by the महात्मा गांधी जी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वो जो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, तो वो एक अदर मेथड्स में और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ही जाना चाहते थे और स्टेप इन द फेवर ऑफ द इंडियंस वो लेना चाहते थे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इसके बेटा काफी सारे भी पार्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर, कम से कम हमें 200 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के करने पड़ेंगे जो आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो टुडे वी हैव डन 50 क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी मेरे को लगता है बेटा की है, ठीक है। अदरवाइज एग्जामिनेशन में श्योरिटी किसी चीज की नहीं हो सकती, बट आई होप कि अगर आप इन क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे तो नो डाउट यू विल गेट सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, विद दिस जय हिंद एंड डू हार्ड वर्क। हम मिलते हैं बेटा बी पर्सोनिफाइड के साथ, आप जुड़े रहें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।